Hello friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the 12th chapter of Startup Science book of Standard 5. The 12th chapter, the name of the chapter is The Moon and the name of the book is Startup Science book of Standard 5. Let's start reading the chapter. In previous classes, we have learnt about the Earth and its neighbors in space. In this chapter, we will discuss in detail about the Moon. The Moon is the only natural satellite of the Earth. It is one of the brightest objects in the sky after the Sun, but it has no light of its own and reflects the light of the Sun. You can understand this better by performing a simple activity. ठीक है, हम लोगों ने अपने पहले के क्लासेस में क्लास 4 में पढ़ा था कि अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है और उसके पास उसके पड़ोसी नेबरिंग प्लैनेट्स भी हैं. ठीक है, उसके नेबर्स कौन से हैं स्पेस में, उनके बारे में पढ़ा था. अब आज हम लोग ये क्लास 5 के चैप्टर में डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? मून के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो मून जो है वो क्या है? वो हमारे अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब जो पहले से नेचर में प्रेजेंट है, ऐसा सैटेलाइट है. ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि आप पूछेंगे सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट ऐसा हेवनली ऑब्जेक्ट होता है या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि प्लैनेट के अराउंड घूमता रहता है. हाँ, जो कि एक प्लैनेट को रिवॉल्व करता रहता है, विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट. इट मे बी नेचुरल और मैन मेड, या तो पहले से खुद से नेचर में प्रेजेंट है या फिर मनुष्य ने खुद से बना के उस सैटेलाइट को वहाँ प्लैनेट के पास छोड़ा है ताकि वो प्लैनेट के चक्कर काटता रहेगा. तो नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? मून कहते हैं. ठीक है, जब सनसेट हो जाता है उसके बाद स्काई में सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट, सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट क्या दिखाई देता है? वह होता है मून, है ना. पर आपको पता है कि मून का अपना लाइट कुछ भी नहीं है, वह सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, उसका अपना कुछ लाइट है नहीं. ठीक है, अब जो है आप अब कैसे जानेंगे कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है? आप लोग 3 फ्रेंड्स आ जाइए. हाँ, एक कोई के पास एक टॉर्च होगा, एक के पास एक प्लेन मिरर होगा, है ना, एक कांच का टुकड़ा होगा और एक के पास एक ब्लैक पेपर का शीट होगा. ठीक है, अब आप इस तरीके से खड़े हो जाइए कि एक कोई टॉर्च की रोशनी फेंकेंगे, दूसरे कोई मिरर की रोशनी फेंकेंगे. ठीक है, इस तरह से आप खड़े हो जाइए कि जो आपका फ्रेंड टॉर्च की रोशनी फेंके वह मिरर पे पड़े, कांच के ऊपर पड़े, और कांच से वो रोशनी टकरा के आपके ब्लैक शीट ऑफ पेपर जिस फ्रेंड ने पकड़ा है उसके हाथ में पड़े. मतलब 3 दोस्त हैं, ट्राइंगल के जैसे ऑलमोस्ट खड़े होंगे तो होने का चांसेस है. एक दोस्त टॉर्च की रोशनी मिरर पे फेंकेगा, मिरर से वह दूसरा दोस्त मिरर पकड़ा रहेगा, मिरर से वो टॉर्च की रोशनी टकरा के आपके ब्लैक शीट ऑफ पेपर में चमकती हुई दिखाई देगी, है ना. तो इसका मतलब वह रिफ्लेक्टेड लाइट दिखाई दे रहा है आपको. उसी तरह मून जो है वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अब है कि मून कितनी दूरी है, हमारे अर्थ से कितनी दूरी पे है. द मून इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3,84,400 kilometers from the earth. It is smaller than the earth and the sun. It appears to be of the same size as the sun because it is quite close to the earth. मून हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर्स दूर है. क्वाइट अ डिस्टेंस ना, काफ़ी दूर है. पर क्या है कि मून हमारे अर्थ से छोटा है, और सन से तो नेचुरली छोटा है ही, अर्थ और सन दोनों से छोटा है. पर जब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमको लगता है कि मून का साइज़ हमारे सनसेट होते समय जो सन का साइज़ दिखता है, मून का साइज़ भी वैसा ही है. ऐसा इसलिए हम लोग को लगता है क्योंकि मून हमसे नज़दीक है और सन हमसे ज़्यादा दूर है. तो चूँकि सन हमसे दूर है तो वह छोटा दिखाई देता है, मून थोड़ा नज़दीक है तो वह बड़ा दिखाई देता है. Surface of the moon. The surface of the moon is covered with a layer of dust and it has mountains, lava plains, valley and craters. The craters are big deep holes which according to the scientists were formed when rocks from outer space known as meteorites collided, hit against with the moon. The hitting of the meteorites broke up the surface of the moon. This caused lava present in the core to flow out from these craters. When this lava cooled down, it formed plains, rocks, etc. These craters were formed about 3.5 to 4.5 billion years ago. ठीक है, अब मून का सरफेस कैसा है, मून की सतह
कैसी है, ठीक है। तो मून का जो सरफेस है उसके ऊपर बहुत धूल है, इट इज़ कवर्ड विथ डस्ट है, माउंटेन्स है, पहाड़ है, वहाँ पे हिल्स है, छोटे छोटे हिल्स भी हैं, लावा प्लेन्स है, वैलीज है और क्रेटर्स है। माउंटेन्स तो आप जानते हैं पहाड़ होते हैं, दो पहाड़ के बीच का जो प्लेन जगह होता है उसे वैली कहते हैं, ठीक है। क्रेटर्स क्या है, क्रेटर्स बड़े बड़े गड्ढे होते हैं। और लावा प्लेन्स, देखिए जो भी ज्वालामुखी होती है, वॉल्केनो होती है, उसके भीतर जो है मोल्टन फॉर्म में, मतलब पिघले हुए फॉर्म में मेटल सब फ्लो करते रहते हैं, मेटल और दूसरे दूसरे सब्सटेंस सब वॉल्केनो के भीतर फ्लो करते रहते हैं। तो जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, वॉल्केनो फटता है, तो उसके भीतर का जो ये पिघला हुआ फॉर्म जो मेटल सबका होता है वो बाहर निकल आता है, आग, धुआं, गैस सब कुछ बाहर निकल आ जाता है, और वो पिघला हुआ मेटल्स भी बाहर आ जाता है, मेटल्स और दूसरे रॉक्स भी पिघले हुए फॉर्म में रहते हैं, वो सब बाहर आके नीचे बाहर आने के बाद वो प्लेन ज़मीन पे बहने लगता है, और बहते बहते वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब वो ठंडा होता है तो वो पूरे प्लेन रास्ता बना देता है, प्लेन ज़मीन बना देता है, उसी को कहते हैं लावा प्लेन्स। वो जो पिघले हुए फॉर्म में रॉक्स और मेटल्स है उनको लावा कहते हैं, और वह बाहर आके जब ठंडा होके प्लेन जगह बना देता है, समतल जगह बना देता है, तो उसे क्या कहते हैं, लावा प्लेन्स कहते हैं। तो मून की सतह पे माउंटेन है, लावा प्लेन्स है, वैलीज है और क्रेटर्स है। अब क्रेटर्स क्या है, बिग, बहुत ही बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, बिग डीप होल्स है मून के ऊपर। आखिर ये कैसे बने, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, मेट्योराइट्स आते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े स्पेस में इधर उधर से घूमते घूमते आके प्लैनेट्स से, सैटेलाइट से टकराते हैं। इसी तरह बड़े बड़े पत्थर वगैरह आके जब मून से टकराए थे, स्पेस में उड़ते उड़ते मेट्योराइट्स आके जब मून से टकराए थे बहुत ही स्पीड से, तो मून में बड़े बड़े गहरे गड्ढे बन गए, जिनको कि हम क्रेटर्स कहते हैं, ठीक है। वो जब आके टकराए तो क्या हुआ कि मून की जो सरफेस है वो टूट पड़ा, सतह टूट गई। जैसे ही टूटी तो मून के अंदर का जो कोर है, मतलब जो उसका सबसे इंटीरियर पार्ट है, वहाँ से लावा बाहर निकल आया, ठीक है। और वो उस क्रेटर से, इन बड़े बड़े गड्ढों से वो लावा बाहर निकल आया। तो ये गड्ढे तो बन गए जिनको हम क्रेटर कहें, और जब वो लावा बाहर निकल आके ठंडा हो गया तो वो लावा प्लेन्स बना दिया। साइंटिस्ट ने पता किया है कि ये जो क्रेटर्स हैं वो कितने पुराने हैं, तो 3.5 to 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, इतने पुराने हैं, 3.5 से 4.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। अब सोच सकते हैं कितने ज़्यादा पुराने होंगे ना। अब हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऑन द मून, कि मून के ऊपर हवा कैसी है, वहाँ एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है कि नहीं है। The moon has no atmosphere, there is no air and weather on it, but there are some evidences which suggest the presence of water on it. It is extremely hot during the day and freezing cold at night on the moon as compared to the earth. This is because unlike the earth, there is no atmosphere on the moon to absorb some of the heat coming from the sun. Thus it becomes very hot during the day. At night, due to the absence of atmosphere, all the heat escapes out, thus making it very cold. Due to all these conditions, life is absent on the moon. You cannot hear any sound on the moon because of the absence of air. You always see the same side of the moon. This happens because both the revolution of the moon around the earth and the rotation of the earth on its own axis occur at the same speed. मून के अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब मून के ऊपर हवा नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो गैसेस का एक एनवेलप बना हुआ है, हमारे अर्थ को ढक के रखा हुआ है, वैसा गैसेस का एनवेलप मून के ऊपर नहीं है। वहाँ हवा भी नहीं है, ना ही वहाँ कोई मौसम है। चूँकि वहाँ हवा नहीं है तो वहाँ पे हम एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, हम लोग एक दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, ठीक है। वहाँ हवा नहीं है, मौसम नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिले, ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि मून में कहीं कहीं पानी है, ठीक है। अब देखिए हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, एनवेलप ऑफ गैसेस है, एटमॉस्फेयर है जो हमारे अर्थ को ढक के रखता है। इसलिए दिन के समय जब सूर्य की तेज रोशनी पड़ती है तो वह क्या करता है, सूर्य की कुछ रोशनी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें इतनी गर्मी फीलिंग नहीं देता है। और जब रात के समय जो है, जब ठंड हो जाती है, सूरज नहीं रहता है, तो वह जो है
जब अर्थ ठंडी होने लगती है, अर्थ से वो सारी गर्मी बाहर निकलने लगती है, तब वह एटमॉस्फेयर उसको भी पकड़ के रखता है ताकि हम लोग को रात में ज़्यादा ठंड नहीं लगे। पर मून के ऊपर ये चीज़ है ही नहीं, वहाँ तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं जो उसको गर्म दिन के समय ठंडा रखे और रात के समय गर्म रखे। इसलिए मून में दिन के समय बहुत ही गर्मी लगती है, एक्सट्रीमली हॉट, और रात के समय बहुत ही ठंड लगती है। ठीक है, और इस कारण जो है मून पे जीना मुश्किल है। हवा नहीं है, पानी तो है, हवा नहीं है, मौसम नहीं है, बहुत गर्मी है दिन में, रात में बहुत ठंड है, तो वहाँ पे जीना मुश्किल है। अच्छा, अब एक ख़ास बात, हम लोग जो भी मून को देखते हैं, कभी आधा मून दिखाई देता है, कभी पूरा मून दिखाई देता है, कभी बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग को ना मून का हमेशा एक ही साइड दिखाई देता है, उसका अपोजिट साइड जो है, बैक साइड, हम लोग को कभी नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मून हमारे पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, और हमारी पृथ्वी भी है वो गोल गोल घूम रही है। जब मून जो चक्कर काट रहा है वो रेवोल्यूशन कर रहा है, और पृथ्वी जो गोल गोल घूम रही है वो रोटेशन कर रही है। तो जब तक एक ऐसा समय पहुंचता है कि मून अब जो है पलट जाएगा और हम लोग उसका दूसरा साइड देखना चाहेंगे, उसी टाइम जो है हमारी पृथ्वी भी पलट जाती है, मतलब एक रोटेशन हमारी पृथ्वी का कंप्लीट हो जाता है, 24 आवर्स के करीब उसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम स्पीड में जो है घूम रहे हैं, उनका मून का रेवोल्यूशन उसी स्पीड में हो रहा है, अर्थ का रोटेशन उसी स्पीड में हो रहा है, इसीलिए हम लोग मून के दूसरे साइड को कभी देख ही नहीं सकते। Phases of the moon. As seen from the earth, moon appears to change its shape every day. This is because we see only that part of the moon which reflects the light of the sun. The side of the moon facing us receives varying amount of sunlight as it is continuously moving around the earth. Its shape varies from a thin crescent to a full moon. The different shapes of the moon are called phases of the moon. Footprints of the astronauts who have visited the moon will remain visible on it for at least 10 million years because there is no erosion on the moon. अच्छा, हम लोग हमारे अर्थ से जब देखते हैं, हर रोज़ लगता है ना मून का शेप थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। कभी पतला सा सेमी सर्कल लगता है, क्रीसेंट मून जो कहेंगे, कभी हाफ, कभी जो पूरे सेमी सर्कल, मतलब पतला सा सर्कल टाइप का, सर्कल का आधा पार्ट लगता है जो कि एक पतला सा रहता है, वो क्रीसेंट हुआ। जब पूरी तरह से आधा सर्कल दिखाई देगा तो सेमी सर्कल होता है, जब पूरा कंप्लीट होता है तो फुल मून होता है, जब बिल्कुल भी मून नहीं होता है तो न्यू मून होता है ना। तो हमेशा हम लोग को मून का अलग अलग शेप दिखाई देता है। हम लोग को लगता है कि मून जो है वो अपना शेप चेंज कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो मून का जो पार्ट सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है और हम लोग को दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही पार्ट ही हम लोग को दिखाई देता है। जो पार्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वो नहीं दिखाई देता है। अब अर्थ भी अपने घूम रहा है गोल गोल, और मून भी घूम रहा है कंटिन्यूसली। तो जो है जो साइड मून, जो साइड हम लोग को मून का हम लोग को दिखाई पड़ता है, उसमें कभी सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, कभी कम पड़ती है, कभी थोड़ी सी पड़ती है। तो जिस हिसाब से उस पर सनलाइट पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग को मून का वह साइज़ दिखाई देता है। मून पूरा ही होगा पर हमें वही साइज़ दिखाई देगा जिस पे ज़्यादा सनलाइट पड़ रहा है। ठीक है, ये जो अलग अलग शेप हम लोग को मून का दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। ठीक है, अब जो एस्ट्रोनॉट लोग, हाँ, जो कि जाते हैं स्पेस में रॉकेट के थ्रू, स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जाते हैं, तो वो लोग जब मून पे उतरे थे तो उनके पैरों के छाप वहाँ पड़ गए थे, उनके जूतों के छाप पड़ गए थे, फुटप्रिंट्स पड़ गया था। वह मून पे अभी भी प्रेजेंट है और कहते हैं 10 मिलियन ईयर्स तक वो प्रेजेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि मून में इरोजन नहीं होता है। इरोजन क्या होता है? जब हवा चलती है, तेज बारिश होती है तो मिट्टी बह जाती है ना, ऊपर की मिट्टी बह जाती है, उसी को इरोजन कहते हैं। तो मून में तो ना जोर की हवा चलती है ना बारिश होती है, तो वो वहाँ की मिट्टी का इरोजन होता ही नहीं है। इसीलिए वहाँ पे ये जो एस्ट्रोनॉट सब जो गए थे स्पेस में जाके मून पे जो उतरे थे, उनको पैरों के फुटप्रिंट 10 मिलियन ईयर्स तक वहाँ पे रहेंगे। The different phases of the moon are as follows. New moon, when the side of the moon facing the earth does not receive any sunlight and we cannot see the moon, then it is called a new moon. Crescent moon, when only a small portion of the facing side of the moon gets sunlight and becomes visible to us, we call it crescent moon. When half portion of the facing side of the moon becomes illuminated, we call it full moon, half moon.
gibbous moon. When almost 3/4 of the facing side of the moon receives sunlight, it is called gibbous moon. Full moon. When the entire side of the moon facing the earth is illuminated, we call it full moon. All the above stages together are known as waxing phases of the moon. After this, the cycle reverses and size of the illuminating facing side of the moon starts reducing. These stages are collectively referred to as waning phase of the moon. तो ये जो मून का शेप बार बार चेंज हो रहा है उसको फेजेस ऑफ द मून कहेंगे. कुछ जो शेप चेंज हो रहा है उसको वैक्सिंग फेजेस कहेंगे, कुछ को वेनिंग फेजेस. वैक्सिंग क्या होता है? जब धीरे धीरे मून का आकार बढ़ता बढ़ता जाता है तो वो सब वैक्सिंग फेजेस होगा. वेनिंग जब मून का आकार धीरे धीरे घटता घटता जाएगा. तो उसमें सबसे पहले आता है हम लोग का न्यू मून. जब अमावस्या की रात को हम लोग को बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा दिखाई देता है, तो वह कहलाता है न्यू मून. ठीक है, जब पूरी तरह से मून का वह हिस्सा जो हम लोग को दिखाई देता है पर जहाँ पे आज सनलाइट नहीं पड़ रहा और हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है, वो न्यू मून है. उसके बाद एक पतला सा मून निकलता है ना. जो हिस्सा हमारे तरफ है उस पर सनलाइट पड़ रही है कुछ पार्ट पे, तो वो पतला सा मून दिखाई देता है हमको, वह होता है क्रीसेंट मून. उसके बाद क्या, आधा मून हम लोग को दिखाई देता है तो वह कहलाएगा हाफ मून. ठीक है, मून का आधे पोर्शन पे सनलाइट पड़ रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है. उसके बाद क्या है, मून का 3/4 पार्ट हम लोग को दिखाई देगा. अगर मून को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट उसका हमको दिखाई देगा, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा दिखाई देगा, तो वह कहलाएगा क्या, गिब्बस मून. और जब पूरा मून हम लोग को दिखाई देगा, पूरे मून पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है और हमें वो दिखाई दे रही है सामने वाला एक पार्ट उसका, तो वह कहलाएगा फुल मून. तो ये सब वैक्सिंग फेजेस होती है. अब फुल मून एक बार हो जाएगा तो फिर वह धीरे धीरे कमना शुरू होता है. फुल मून के बाद क्या होगा, गिब्बस मून होगा, फिर हाफ मून होगा, है ना, फिर क्रीसेंट मून होगा, पर फिर न्यू मून होगा. इस तरह करके धीरे धीरे एक बार बढ़ता जाता है, एक बार घटता जाता है. जब घटता जाता है उसको क्या कहेंगे, वेनिंग फेजेस ऑफ द मून. अब हम लोग पढ़ेंगे एक्लिप्सिस. एक्लिप्सिस आप लोग जानते हैं ना, ग्रहण जिसको बोलते हैं, एक्लिप्सिस. You must have heard about the solar and lunar eclipses. In fact, some of you must have seen the solar eclipse too. We will now discuss what are eclipses and how they are caused. An eclipse is the partial or total blocking of the light of the sun by a heavenly body like the earth or the moon. We already know that the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. So many a times all three of them come in a straight line. In such a situation, the light of the sun is blocked by the body in the middle. Thus it casts its shadow on the third body. The third body is said to be eclipsed or hidden from the sun. Depending on the third body which gets eclipsed by the shadow of the middle heavenly body, eclipses are categorized into two types, solar eclipse and lunar eclipse. ठीक है, आप लोगों ने ग्रहण के बारे में, एक्लिप्स के बारे में पढ़ा ही होगा. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स. हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता रहता है. इसी तरह मून क्या है, मून अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है. इस तरह चक्कर काटते काटते एक ऐसा समय भी आता है जब तीनों के दिनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में. पहले सूरज, फिर बीच में मून, फिर अर्थ, या फिर सूरज और अर्थ और मून एक ही लाइन पे सब आ जाते हैं. ऐसे में क्या होता है कि जो बीच में है, जो बॉडी बीच में है, वो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, सूरज की रोशनी को तीसरी बॉडी पे आने नहीं देता है. और जो ये मिडिल वाली बॉडी है उसकी छाया तीसरी बॉडी पे पड़ती है. ठीक है, सन का लाइट मिडिल वाला बॉडी ब्लॉक कर देता है और अपनी छाया तीसरी बॉडी पे डाल देता है. तो उस समय जो है हम लोग कहेंगे कि वो तीसरी बॉडी सन से छुप गई है, उसको सन दिखाई नहीं दे रहा है, तीसरी बॉडी सूर्य से छिप गई है. इट इज़ एक्लिप्स्ड और हिडन फ्रॉम द सन. तो वो इसी हिसाब से जो है दो तरह का एक्लिप्स मनाया गया है. एक है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, और एक लूनर एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण. अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर एक्लिप्स क्या होता है. When the sun, the moon and the earth are in a straight line, then the moon blocks the sunlight reaching the earth and casts its shadow on the earth. This is called a solar eclipse. When the moon completely hides the sun, it is a total solar eclipse. When it hides the sun only partially, it is a partial solar eclipse. A solar eclipse lasts
only for a few minutes. Watching a solar eclipse directly or even through sunglasses or smoked glasses can be dangerous for your eyes. So use a pinhole camera to view the solar eclipse. ठीक है, तो जो है सन है, अर्थ है और मून है। तो जब मून मिडिल में आ गया, तीनों एक लाइन में आ गए हैं और मून मिडिल में आ गया, तो मून जो है सूरज की रोशनी को अर्थ तक नहीं पहुंचने दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है। और उसमें मून की अपनी छाया जो है वह अर्थ के ऊपर पड़ जा रही है। अर्थ के लोग सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, उसमें सोलर मतलब मून की छाया अर्थ के ऊपर पड़ गई है और सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा दिखाई देने लगता है। जब बिल्कुल पूरा नहीं दिखाई देगा तो उसे कहेंगे टोटल सोलर एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब थोड़ा दिखाई देगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहेंगे। थोड़ी देर बाद जब जैसे मून बीच में आ गया, उसकी छाया पड़ गई अर्थ पे, तो अर्थ को सूर्य दिखना बंद हो जाता है। जैसे जैसे मून थोड़ा घिसकने लगता है आगे, फिर अर्थ से सूर्य थोड़ा दिखाई देने लगता है। तो इसे सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स कहेंगे। तो इस केस में मिडिल में कौन है? मून है और उसकी छाया अर्थ पे पड़ रही है। अब लूनर एक्लिप्स पढ़ें। और एक बात कि सोलर एक्लिप्स को जो है डायरेक्ट आंखों से देखना बहुत ही खतरनाक साबित होता है, सन ग्लासेस के थ्रू भी नहीं देखना चाहिए। इसके लिए एक पिन होल कैमरा बनाते हैं जिसमें इनडायरेक्टली आप उसका इमेज देखते हैं, तो वही अच्छा होता है। Lunar eclipse occurs when the earth comes in between the sun and the moon. The earth blocks the sunlight reaching the moon, thereby casting its shadow on it. When the earth's shadow completely covers the moon, it is a total lunar eclipse. When it covers the moon only partially, it is a partial lunar eclipse. Lunar eclipse can last up to an hour and a half and is absolutely safe to watch it with naked or unaided eyes. जब सन के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों तरफ मून चक्कर लगा रहा है, तब तीनों एक सीधी लाइन पे कई बार आ जाते हैं। उसमें जब अर्थ हमारा बीच में आ जाएगा और अर्थ जो है वो सूर्य की रोशनी को चांद तक नहीं पहुंचने देगा और अर्थ का शैडो जो है अर्थ का शैडो मून को पूरा ढक देगा। अर्थ शैडो कम्प्लीटली कवर्स द मून, तब वह टोटल लूनर एक्लिप्स कहलाता है। अर्थ की छाया पूरे मून पे पड़ने लगेगी, मून को वह ढक देगा और अर्थ की छाया जो है वो क्या करेगा कि वह सनलाइट को मून तक नहीं पहुंचने देगा अर्थ, और अर्थ की छाया मून पे पड़ने लगेगी। उसे हम लूनर एक्लिप्स कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और उसको आप परफेक्टली अपनी खुली आंखों से भी देख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपीडिशन टू द मून। द मून इज द ओनली हेवनली बॉडी दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव ट्रैवल्ड सो फार। द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन द मून were three American astronauts, Neil Armstrong, Edwin Aldrin, and Michael Collins. The spacecraft that carried them was Apollo 11 and it landed on the moon on 20th July 1969. Neil Armstrong was the first person to set foot on the moon and was followed by Edwin Aldrin. Michael Collins stayed back in the spacecraft. Since then, many manned carrying astronauts in them and unmanned carrying no astronauts spacecrafts have visited the moon and gathered a lot of information about it. ठीक है, एक्सपीडिशन टू मून मतलब मून के तरफ, मून के पास एक तरह का सफ़र किया गया मून तक। ठीक है, तो जो है मून ही ऐसा एकमात्र स्पेस का एक ऐसा बॉडी है, हेवनली बॉडी मतलब स्पेस का ऐसा एक बॉडी है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स जा सकते हैं। आज तक और किसी हेवनली बॉडी पे ह्यूमन बींग नहीं जा पाए हैं। तो पहली बार जो है अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट जो था उसी के थ्रू गए थे और वह कब पहुंचा था? 20 जुलाई 1969 में। उसमें 3 एस्ट्रोनॉट सब गए थे। कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, हाँ, फिर एडविन एल्ड्रिन थे और माइकल कॉलिंस थे। तो सबसे पहले मून पे कौन उतरे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे। उसके बाद कौन उतरा? एडविन एल्ड्रिन उतरे। और जो माइकल कॉलिंस थे वह मून पे नहीं उतरे, वो वही स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही थे। वह कब था? 20 जुलाई 1969 का दिन था जिस दिन पहली बार मनुष्य पृथ्वी पर उतरे थे। उसके बाद से बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट गए हैं जिनमें एस्ट्रोनॉट गए हैं मून पे। बहुत सारे ऐसे भी गए हैं जिसमें सिर्फ स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है जो वहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करता है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग नहीं गए हैं। इस तरह वो जा के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के बारे में लेके आते हैं।
द मून वॉज फर्स्ट विजिटेड बाय द सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 2 इन 1959। सबसे पहले मनुष्य के बिना ही एक स्पेसक्राफ्ट गया था, लूना 2 गया था 1959 में। उसमें कोई मनुष्य नहीं था। वो लोगों ने उसको उन्होंने सोवियत मतलब रशिया ने भेजा था लूना 2 को, जाओ तुम वहाँ के फोटोग्राफ्स लेके आओ। उसके बाद 1969 में अपोलो 11 गया मनुष्य को लेके। Artificial satellites are man-made objects which continuously orbit the Earth or some other heavenly body in the universe. Such satellites mainly gather information about the bodies they orbit. Most of the artificial satellites revolve around the Earth. The first artificial satellite, Sputnik 1, was launched by the Soviet Union in 1957. Since then, the United States and about 40 other countries, including India, have developed, launched, and operated artificial satellites. ठीक है, देखिए सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट के चारों तरफ घूम घूम के चक्कर काटता रहता है। तो एक नेचुरल सैटेलाइट हमारा क्या है, मून है। इसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो मनुष्य ने खुद बनाए हैं। हाँ, उन्हें रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है और जाके उन्हें प्लैनेट के ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है ताकि वह प्लैनेट के चक्कर काटते रहे। ठीक है, या फिर जहाँ हम चाहे, जिस प्लैनेट के ऑर्बिट में छोड़ना चाहे वहाँ पे वो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो वह सैटेलाइट घूमते घूमते जो है प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटते काटते वो बहुत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में लेके आता है। हाँ, और इस तरह जो है बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट अभी अर्थ के का चक्कर काट रहे हैं। सबसे पहला कौन सा था, स्पुतनिक 1 था, जो कि सोवियत ने छोड़ा था, सोवियत यूनियन ने छोड़ा था। कब, 1957 में स्पुतनिक 1, मतलब रशिया ने 1957 में ही वह आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ दिया था। उसके बाद से 40 और भी कंट्रीज़ ने उसने छोड़ा है। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, उसमें इंडिया भी है, जिनके आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऑर्बिट समझते हैं ना, अर्थ जिस गोल चक्कर पे घूमता रहता है, जिस रास्ते पे, उसको ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, जो भी प्लैनेट जिस भी रास्ते पे चलता रहता है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट 6 तरह के मेनली होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, वेदर, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्विंग और मिलिट्री। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, these satellites gather information about the universe for research purposes. Weather, these satellites help scientists to study weather patterns and forecast the weather. Communication, these satellites receive and transmit radio signals around the world. They also send signals for television programs and telephone calls. Navigation satellites help aircraft, ships, etc. to determine their location. Earth observing, such satellites gather information about our planet, like the status of natural resources on the earth and other changes. Military, these satellites collect information for military purposes. ठीक है, तो 6 मेन तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। पहला क्या है, साइंटिफिक रिसर्च। हाँ, जो साइंटिस्ट लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर में, उसके बारे में उनको कुछ, अगर स्पेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक सैटेलाइट छोड़ के रखा है, जिससे कि वो लोग साइंटिफिक रिसर्च में अपने खोज, डिस्कवरी, इन्वेंशन, खोज के काम में उसको यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, वेदर है। वो सैटेलाइट क्या करता है, वह वेदर कंडीशंस के बारे में बताता है कि अर्थ के अंदर अभी वेदर कंडीशंस कैसा है। साथ ही साथ वह अनुमान भी लगाता है, फोरकास्ट भी करता है कि क्या कोई साइक्लोन आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, इसका भी वह अंदाज़ा लगा सकता है फोटोग्राफ्स खींच के, समुद्र के ऊपर वगैरह के फोटोग्राफ्स खींच के। कम्युनिकेशन, कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं जो कि सिग्नल रिसीव करते हैं और फिर वो सिग्नल को दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, रेडियो के सिग्नल, टेलीविज़न के सिग्नल। इसी कारण जो है हम लोग आज इतने केबल के इतने सारे चैनल्स देख पा रहे हैं, डिश टीवी के चैनल्स देख पा रहे हैं। क्यों, ये सैटेलाइट की मदद से, क्योंकि वो सिग्नल, मोबाइल सिग्नल को भी वो लोग पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। इसी तरह नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, जो भी जो है एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, हाँ, या फिर एरोप्लेन्स हैं या समुद्र में शिप है, जिनको अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि वो किस जगह पे है, अपना प्रेजेंटली किस लोकेशन पे है, तो वो सैटेलाइट की मदद से उन्हें पता चल जाता है कि वो किस लोकेशन पे है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग, अब कुछ सैटेलाइट जो है लगातार अर्थ पे नज़र रखे रहते हैं कि अर्थ में कहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहाँ पे बहुत पानी का स्रोत, फ्रेश वाटर कहाँ है, कहाँ मिनरल रिसोर्सेज है, कहाँ जंगल है, अर्थ को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, और कुछ सैटेलाइट मिलिट्री है,
कुछ सैटेलाइट मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी तैयार किए जाते हैं कि किस कंट्री में वार हो रहा है या किस कंट्री में अगर वार के कारण आग लगी है कहीं तो कैसे हालत है कंट्री का। हाँ, और कहाँ पे मिलिट्री ज़्यादा किस कंट्री ने तैनात करके रखे हुए हैं, कहीं युद्ध हो रहा है तो उस पर नज़र रखने के लिए मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी मिलिट्री सैटेलाइट बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये चैप्टर आपका द मून चैप्टर कंप्लीट हो गया। लंबा चैप्टर था पर उतना हार्ड नहीं है। इसमें मेनली तो एक्लिप्सेस पोर्शन इम्पॉर्टेंट है, एक्लिप्स का पोर्शन और मून का जो सरफेस है वो सब इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इस चैप्टर का तो सोल्यूशन भी अब मैं अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए क्वेश्चन आंसर सब कुछ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जैसे भी आपके कमेंट्स होंगे अच्छे बुरे ज़रूर कमेंट्स करिए ताकि मैं समझ सकूँ कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और फिर बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। न्यू वीडियो के अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू।